हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का केमिस्ट्री ज़ीरो टू हीरो चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो टॉपिक आपके सामने है। कौन सा टॉपिक शुरू करना है हमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम कवर करेंगे ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। ओके, उसके बाद सेकेंड टॉपिक इसी के अंदर है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ही अंदर हम कवर करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड फैराडे के लॉ है ना, कितने लॉ हैं? 2 लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ यहाँ पर दिया हुआ है, सेकेंड लॉ इसके बाद कवर करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ में फैराडे के जो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड जो 2 लॉ है ना, उनको हम डिटेल से कवर करेंगे। ओके, एक भी पॉइंट इसमें हम मिस करने वाले नहीं हैं। ओके, तो शुरू करें। फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। ओके, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि हमारे जो सेल होते हैं है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जब शुरू किया था उस समय सेल हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 2 टाइप के जो सेल होते हैं है ना, क्या होता है उनके अंदर? तो आपको पता ही है कि ये जो दोनों टाइप के जो सेल हैं है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो दोनों क्या होते हैं। ओके, इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है? जैसे मान लो ये सेल आपको दिख रहा है ना, ये वाला सेल तो हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा अलग होता है। ओके, तो मान लो ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर हमारा यहाँ एक सॉल्यूशन भरा हुआ है ना, मतलब केमिकल भरा हुआ है। ओके, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो कंपाउंड है उनके बीच में आपस में क्या होती है? रिएक्शन होती है। ओके, तो इस यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर पहले रिएक्शन होती है ना, और रिएक्शन से इस सर्किट के अंदर यदि करंट का फ्लो होता है ना, मतलब यहाँ पर करंट जनरेट होता है। कौन से सेल के अंदर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो किसी भी सेल के अंदर इसके सॉल्यूशन के अंदर पहले रिएक्शन होती है और रिएक्शन से हमारा करंट जनरेट होता है। उस प्रकार के सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, सेकेंड टाइप का सेल हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब यहाँ पर ये बैटरी के माध्यम से, यहाँ पर ये इसी का डायग्राम है। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो यहाँ पर क्या करते हैं? ये जो बैटरी है, बैटरी के माध्यम से यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोडों के द्वारा इस सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या करते हैं? करंट का फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? करंट का फ्लो। यहाँ पर करंट जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम करंट का फ्लो कर रहे हैं और इस सॉल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। उल्टा हो रहा है ना, करंट का फ्लो कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इस प्रकार के सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बताया था मैंने कि यहाँ पहले रिएक्शन होती है और करंट जनरेट होता है, और इसमें क्या होता है? यहाँ पर करंट फ्लो करते हैं और यहाँ रिएक्शन होती है ना, दोनों आपस में क्या? एक दूसरे के ऑपोजिट। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? क्लियर हो गया? एक बार फिर से बता देता हूँ कि ऐसा सेल जिसके अंदर हम क्या करते हैं? बैटरी के माध्यम से या किसी और माध्यम से दोनों इलेक्ट्रोडों के द्वारा किसी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन कौन सा? हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पर क्या भरा हुआ है? CuSO4। तो CuSO4 हमारा कौन है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन के अंदर जब करंट का फ्लो करते हैं तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है, और रिएक्शन से यहाँ पर इसके अंदर करंट का फ्लो होता है ना। इसके अंदर जो आयंस होते हैं, आयंस के माध्यम से क्या होता है? उसके अंदर करंट का फ्लो होता है। तो इस टाइप का जो हमारा सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया।
अब इस इलेक्ट्रोलाइट सेल को थोड़ा सा हम और डिटेल में कवर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक फिगर दिया हुआ है। इस सेल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और वो सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, CuSO4 का। ओके, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर 2 टाइप के आयन्स हैं, एक तो हमारा Cu2+ है और एक हमारा है SO4 2-। ओके, और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड। ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन के नेम आपको पता ही है, एक को हम एनोड बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ओके, और दोनों इलेक्ट्रोडों को वायर के माध्यम से बैटरी के साथ में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना है, करंट का फ्लो करना है। ओके, और करंट का फ्लो करेंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर करंट का फ्लो होगा और यहाँ पर इसके अंदर क्या होगी, रिएक्शन होगी। ओके, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रोड जो लिए हमने, ओके, वो दोनों इलेक्ट्रोड हमारे किसके बने हुए हैं, कॉपर के ही बने हुए हैं। दोनों इलेक्ट्रोड किसके बने हुए हैं, कॉपर के। ओके, और अंदर सॉल्यूशन भी हमारा किसका भरा हुआ है, CuSO4 का। ओके, तो ये तो हो गया इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने रखा है। ओके, अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब यहाँ बैटरी के माध्यम से इसके अंदर हम क्या करेंगे, करंट का फ्लो करेंगे। ओके, तो जब करंट का फ्लो करेंगे तो इस सेल के अंदर क्या होगा, है ना, करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो होगा मतलब इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ रिएक्शन होगी। ओके, और वो रिएक्शन हमारी कहाँ कहाँ पर होगी, एक तो एनोड पर होगी और एक कैथोड पे होगी। अब एनोड और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, है ना, जब इसके अंदर करंट का फ्लो करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, उसको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन आपके सामने है ना, ध्यान से देखना। एक तो रिएक्शन ऑन एनोड और दूसरी हमारी है रिएक्शन ऑन कैथोड। एनोड और कैथोड के ऊपर कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है ना, उसको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो एनोड है ना, एनोड हमारा किसका बना हुआ है, कॉपर का। ओके, तो एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, हमारा क्या होता है, एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, एनोड के ऊपर हमारा क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ये जो कॉपर के जो मेटल का जो एनोड बना हुआ है, वहाँ से जो इसके कॉपर के एटम है ना, ये कॉपर का एटम जो सॉलिड फॉर्म के अंदर है। ओके, तो ये कॉपर के एटम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर इस एनोड पर जो कॉपर के एलिमेंट हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे, निकाल देंगे, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन से आयन का फॉर्मेशन करेंगे, Cu2+ आयन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। और वो Cu2+ आयन हमारे किसके अंदर चले जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर। ये Cu2+ आपके सामने। ओके, तो एनोड के ऊपर क्या हुआ, एनोड के ऊपर जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पर जो कॉपर जो एलिमेंट था, है ना, उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और वो Cu2+ आयन के रूप में सॉल्यूशन के अंदर चला गया। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जो छोड़ दिए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ओके, वो दोनों इलेक्ट्रॉन फिर इस वायर के माध्यम से यहाँ पर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर कहाँ जाएंगे, कैथोड के ऊपर जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर करंट का क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ओके, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे। ओके, ये कैथोड की ओर जा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, और उस कैथोड पर जो 2 इलेक्ट्रॉन पहुँचे हैं ना, रिएक्शन ऑन कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, तो ध्यान से देखो, ये कैथोड पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन पहुँचे, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुँचे, और यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन है, सॉल्यूशन के अंदर हमारे हैं Cu2+ आयन, है ना, एक्वस, मतलब ये कहाँ पर है, सॉल्यूशन के अंदर। ये Cu2+ आयन हमारे कहाँ पर पहुँचेंगे, कैथोड पर, और कैथोड पर यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं ना, ये कैथोड पर हमारे Cu2+ आयन जाएंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड से आए हैं उसको ले लेंगे, और Cu हमारा जो एलिमेंट है ना, मतलब यहाँ पर Cu2+ का क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर Cu2+ आयन है वो Cu के अंदर चेंज हो जाएंगे ना, सॉलिड फॉर्म के अंदर, और यहाँ पर ये जो कैथोड है ना, इस कैथोड के ऊपर यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा इसके चारों ओर, है ना, कॉपर के एलिमेंट जो हैं वो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ओके, मतलब यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड के ऊपर। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो एनोड और कैथोड
दोनों के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है ना, उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ओके, कि एनोड के ऊपर हमारा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के ऊपर हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। और साथ में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये जो कॉपर के आयन जो डिपॉजिट हो रहे हैं ना, वो कहाँ पर हो रहे हैं, हमारे कैथोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं। ओके, एनोड पर नहीं हो रहे हैं। क्यों? एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब करंट का फ्लो करते हैं तो इस सेल के अंदर रिएक्शन किस प्रकार से होती है, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन कैसे होती है ना, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, बढ़े आगे, क्लियर हो गया? अब आगे अपन बढ़ते हैं, यहाँ पर लॉ शुरू कर रहे हैं। कौन सा लॉ शुरू कर रहे हैं अपन? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड फेराडे के जो लॉ हैं उसको अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है ना, तो क्लियर कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, कौन सा, CuSO4। ओके, तो CuSO4 का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हम करंट का क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ओके, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जब करंट का फ्लो करते हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, मतलब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जब हम करंट का फ्लो करते हैं और उसके अंदर जो रिएक्शन होती है तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो इसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर फेराडे ने जो रूल्स दिए है ना, जो लॉ दिए, वो क्या लॉ दिए उसको अपन क्लियर करते हैं ना, ये इसी से रिलेटेड है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ही रिलेटेड है। ओके, तो दोनों लॉ हमारे कौन कौन से हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दोनों को हम डिटेल से कवर करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है वो आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को उसको अच्छे से कवर करेंगे। ओके, चलिए शुरू करें। कौन सा, फर्स्ट लॉ। ओके, द लॉ स्टेट्स दैट, है ना, इस फेराडे लॉ का क्या स्टेट्स है, ध्यान से देखिए, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, है ना, जो यहाँ पर ये कॉपर है जिसका मास यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड हो रहा है। ओके, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, है ना, कैथोड पर जो ये मास जो सब्सटेंस का जो डिपॉजिटेड हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, है ना, यहाँ पर जो कॉपर जो यहाँ पर डिपॉजिटेड हो रहा है उसका जो मास होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, मतलब इस सेल के अंदर जो चार्ज जितना पास कर रहे हैं, है ना, चार्ज पास कर रहे हैं मतलब हम कितना करंट का फ्लो कर रहे हैं, कितने करंट का फ्लो कितने टाइम तक कर रहे हैं, वो उसका क्या हो जाएगा, चार्ज, है ना। चार्ज कैसे आएगा, जैसे I हमारा क्या होता है, I इज इक्वल होता है Q/T, तो Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, IT। ओके, तो यहाँ पर ये Q मतलब चार्ज, तो इस सेल के अंदर जो चार्ज जो हम इसके अंदर पास करते हैं, तो जितना चार्ज इसके अंदर पास करेंगे उतना ही यहाँ पर कॉपर का जो मास है वो यहाँ पर डिपॉजिटेड होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बार फिर से देखो कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो सब्सटेंस जो यहाँ पर डिपॉजिटेड हो रहा है उसका मास इस सेल के अंदर जो हम चार्ज पास कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज हम पास करेंगे उतना ही यहाँ पर सब्सटेंस ज़्यादा डिपॉजिटेड होगा, और कम चार्ज पास करेंगे तो कम सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा। ओके, दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, तो इट मीन्स जो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, M कौन है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो मास यहाँ पर डिपॉजिटेड हो रहा है वो हमारा कौन है, M। और Q कौन है, तो अमाउंट, है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ पर इस सेल के अंदर जो चार्ज हम पास कर रहे हैं, ओके, उसका अमाउंट। ओके, तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनल का सिंबल हम हटाएंगे
तो हम बीच में यहाँ पर कौन आ रहा है, ये Z, कौन आ रहा है, Z। तो Z हमारा कौन है, तो हियर Z इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट। ये हमारा Z कौन है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके, या हम बोलते हैं इसको इक्विवेलेंट वेट। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं ना, दोनों नाम हमारे किसके हैं, Z के, जो ये कांस्टेंट के रूप में, ओके। तो फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ M इज इक्वल ZQ, ओके। अब Q का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर I इज इक्वल क्या होता है, Q अपॉन T, ओके। जब Q अपॉन T होता है तो यहाँ पर Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो Q इज इक्वल हो जाएगा IT, है ना, I और T दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, ओके। तो Q इज इक्वल हो गया IT, तो यहाँ पर Q की वैल्यू रखेंगे हम, तो M इज इक्वल हो जाएगा हमारा ZIT, ओके। अब यहाँ पर आगे जो आपको इम्पोर्टेंट एक बात ध्यान में रखनी है, कौन सी बात ध्यान में रखनी है, तो हमारा जो ये Z जो है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है, उसकी वैल्यू जो होती है उसके निकालने का एक फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला कौन सा है, तो Z इज इक्वल होता है W अपॉन NF, ओके। अब ये W कौन है, N कौन है, F कौन है, तो W हमारा होता है एटॉमिक वेट, मतलब जो सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिटेड हो रहा है, जैसे यहाँ कॉपर डिपॉजिटेड हो रहा है, तो यहाँ पर ये कॉपर का क्या आ जाएगा, हमारा एटॉमिक वेट, जो एलिमेंट यहाँ डिपॉजिट हो रहा है उसका एटॉमिक वेट, वो तो हो गया हमारा W, ओके। दूसरा हमारा हो गया, कौन है दूसरा, N कौन है, वैलेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए, Cu2+ को डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो Cu2+ वो तो होगी उसकी वैलेंसी, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिपॉजिट होने के लिए चाहिए, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी N, ओके। और F कौन है, फेराडे, ओके, और उसकी वैल्यू हमारी फिक्स है, कितनी होती है फेराडे की वैल्यू, 96,487 कूलम्ब, ओके, जिसको हम लिख सकते हैं 96,500 कूलम्ब, ओके। दोनों में से कोई भी लिखो, है ना, दोनों सही है, क्लियर। तो ये तो हो गए हमारे Z की वैल्यू हमारी W अपॉन NF की क्या होती है, इक्वल होती है, जो आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो इस Z की जो वैल्यू है, इस Z की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, तो हमारा जो मास जो डिपॉजिटेड हो रहा है इसके अंदर, ओके, उस मास की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो M इज इक्वल हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, Z की वैल्यू हमारी होगी W अपॉन NF, ये रहा, और ये IT इसके साथ में आ गया। तो जो मास डिपॉजिटेड हो रहा है उसकी वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला हमें प्राप्त हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है, तो M इज इक्वल WIT अपॉन NF, ओके। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो सब्सटेंस जो डिपॉजिटेड हो रहा है उसका मास, है ना, कि वो कितना सब्सटेंस हमारा डिपॉजिटेड हुआ, है ना, उसका मास हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, ओके। तो उसके लिए आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल हमारा कौन सा, 2.10, ओके। तो ये 2.10 एग्जाम्पल के अंदर आपको यही निकालना है कि यहाँ पर इस सेल के अंदर जो मास डिपॉजिटेड हो रहा है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ओके। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में इम्पोर्टेंट है ना, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ओके। तो ध्यान से देखिए, है ना, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो मास जो डिपॉजिटेड हो रहा है उसको अपन कैसे निकालते हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से, ओके। तो शुरू करें एग्जाम्पल, कौन सा, एग्जाम्पल 2.10, ओके। ध्यान से देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, मतलब एक CuSO4 का सॉल्यूशन है, ओके। जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, इस सेल के अंदर भी हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, CuSO4, ओके। ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब इसके अंदर हम करंट का फ्लो कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइज्ड, ओके। तो इसके अंदर जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है फॉर 10 मिनट्स, कितने मिनट्स के लिए, 10 मिनट तक इसके अंदर करंट का फ्लो कर रहे हैं, है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर, CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर, विथ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, जो करंट का जो फ्लो कर रहे हैं I, है ना,
उसकी वैल्यू हमारी कितनी है 1.5 एम्पियर, मतलब 1.5 एम्पियर का करंट हम इसके अंदर 10 मिनट तक क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो व्हाट इज द मास ऑफ डिपॉजिटेड एट द कैथोड, तो कैथोड के ऊपर जो Cu जो डिपॉजिटेड हो रहा है उसका मास कितना होगा, उसका मास क्या होगा, वो हमें निकालना है। ओके, तो मास निकालने का फॉर्मूला फैराडे के जो फर्स्ट लॉ से हमें मिला है ना, कहाँ से मिला, फैराडे के फर्स्ट लॉ से। m इज इक्वल होता है WIT अपॉन NF। ओके, तो WIT अपॉन NF जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर रख दिया, और इसके अंदर जो m कौन है, जो मास जो डिपॉजिटेड हो रहा है वो, W कौन है, तो वो जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस कौन हमारा डिपॉजिट हो रहा है, हमारा यहाँ पर कॉपर है ना, ये कौन डिपॉजिट होगा, हमारा कॉपर डिपॉजिट होगा। तो कॉपर का एटॉमिक वेट W, I हमारा करंट, T हमारा टाइम, कितने टाइम तक करंट का फ्लो कर रहे हैं, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cu में चेंज होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और F की वैल्यू तो फिक्स है ना, आपको पता ही है। तो एक की वैल्यू रख देते हैं, है ना, ध्यान से देख लो। W एटॉमिक वेट, कॉपर का एटॉमिक वेट हमारा 63, I हमारा करंट, करंट कितना पास कर रहे हैं इसके अंदर 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। T है ना, T हमारा कितने मिनट तक, 10 मिनट तक, तो ये 10 मिनट के अंदर है ना, उसको हमें किस में चेंज करना है, सेकंड के अंदर। तो 10 से 60 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा सेकंड के अंदर इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, है ना, 600 सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा टाइम। ओके, T की वैल्यू होगी, नीचे हमारी कौन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2 रख दिया, और फैराडे की वैल्यू हमने रख दी है ना 96,500। ओके, तो इन सब को कैलकुलेशन करेंगे इन सभी की और आंसर निकाल देंगे, तो ये m की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। कितनी प्राप्त हुई m की वैल्यू, 0.2938 ग्राम। ओके, क्या है ये, तो यहाँ पर इस सेल के अंदर जो कॉपर जो डिपॉजिट हुआ है ना उसका मास हमें प्राप्त हो गया। ओके, तो इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो, है ना, यहाँ पर जैसे कॉपर सल्फेट है, इसके अलावा किसी और का भी पूछा जा सकता है। ओके, जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसका कितना मास यहाँ पर कैथोड पर डिपॉजिट होता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है ना, जो हमें फैराडे के फर्स्ट लॉ से जो प्राप्त हुआ है उसको आपको ध्यान में रखना है, और ये लॉ भी ध्यान में रखना है ना, एग्जाम में लॉ भी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। ओके, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। ओके, इसके बाद हम शुरू करते हैं इस फैराडे के फर्स्ट लॉ के बाद उसका शुरू करते हैं उसका सेकेंड लॉ। ओके, तो इसको डिटेल से कवर करते हैं। ओके, यस, स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। ओके, फैराडे ने अपने सेकेंड लॉ के अंदर क्या बात बताई उसको अपन डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो फैराडे का जो सेकेंड लॉ है वो हमारा फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही उसका सेकेंड लॉ उन्होंने दिया। ओके, कैसे दिया, तो ध्यान से देखना ना, सबसे पहले इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, है ना, इससे क्लियर करते हैं। इस फिगर के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिख रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रोलाइट सेल ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट सेल ये रहा, है ना, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल हैं और दोनों को आपस में सीरीज़ के अंदर क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है ना। तो 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल भी ले सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं, है ना, कितने भी जोड़ सकते हैं, जितने इलेक्ट्रोलाइट सेल आप जोड़ना चाहो उतने, है ना। सभी इलेक्ट्रोलाइट सेलों को एक सीरीज़ के अंदर जोड़ करके इनके अंदर सेम क्वांटिटी की हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास करते हैं। ओके, तो जब यहाँ पर क्या होता है, सभी सेलों के अंदर एक साथ सेम क्वांटिटी का जब करंट हम इसके अंदर पास करते हैं, तो यहाँ पर इन सभी सेलों के अंदर, है ना, जैसे ये सेल हमारा किसका बना हुआ है, CuSO4, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे किसके बने हुए हैं, कॉपर के। इस सेल के अंदर AgNO3 हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों इलेक्ट्रोड हमारे किसके बने हुए हैं, Ag के। ओके, तो यहाँ पर जब सेम क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों सेलों के अंदर एक साथ पास करते हैं, तो यहाँ पर ये जो Cu2 प्लस आयन है वो यहाँ पर इस कैथोड पर क्या होता है, डिपॉजिट होता है ना, यहाँ पर ये डिपॉजिट होगा, और इसी प्रकार यहाँ पर ये Ag प्लस आयन इस कैथोड पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ओके, तो यहाँ पर एक साथ सभी सेलों के अंदर जो एलिमेंट का जो मास जो डिपॉजिट होता है ना, वो मास हमारा कितना डिपॉजिट होगा,
तो उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, जैसे ये वाला सेल है उसकी वैल्यू हमारी m1 हो और ये वाला सेल है उसकी वैल्यू हमारी कितनी हो, m2। तो ये m1 और m2 कौन हुए, तो जब करंट का जब फ्लो किया दोनों सेल के अंदर और जो मास डिपॉजिट हुआ ना, उस मास की वैल्यू हमारी है m1 और m2। और इन दोनों m1 और m2 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो फेराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो फेराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग m1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी Z1IT और m2 की वैल्यू हो जाएगी Z2IT, है ना। कैसे होगी, यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया ना, पहले इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि when m1 and m2 आर मास डिपोजिटेड ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो m1 और m1 और m2 ये हमारे कौन है, मास डिपोजिटेड ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट। दोनों इलेक्ट्रोलाइट का जो मास जो डिपॉजिट हो रहा है वो हमारा m1 और m2 है। और उस m1 और m2 के फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे के अकॉर्डिंग m1 इज इक्वल हो जाएगा Z1IT और m2 इज इक्वल हो जाएगा Z2IT। ओके, यहाँ पर IT कौन है हमारा, यहाँ जो इस करंट का जो चार्ज जो इस सेल के अंदर जो पास किया है ना, वो हमारा है IT। ओके, IT क्यों आया, क्योंकि आपको पता ही है फेराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q, और Q की वैल्यू हमारी क्या होती है, Q इज इक्वल होता है IT। ओके, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये IT। क्लियर, तो m1 इज इक्वल Z1IT, m2 इज इक्वल Z2IT। ये कौन है m1 m2, ये जो मास जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी इक्वेशन सेकंड, है ना। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम एक साथ नोट कर देते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2, है ना, m1 अपॉन m2 इज इक्वल हो जाएगा, m1 के सामने आ जाएगा Z1IT और m2 के सामने आ जाएगा Z2IT। ओके, अब यहाँ पर ये जो IT है ना, इन दोनों सेलों के अंदर जो करंट का जो फ्लो किया है ना, वो करंट का फ्लो हमारा क्या है, दोनों के अंदर सेम है, सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो IT की वैल्यू जो होगी वो दोनों में क्या होगी, सेम होगी ना। तो ये IT से IT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों के अंदर सेम क्वांटिटी का करंट का क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो IT दोनों जब सेम हो जाएंगे तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2, है ना। IT दोनों हट जाएंगे तो Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स m1 इज प्रोपोर्शनल टू Z1। ओके, m1 इज प्रोपोर्शनल टू Z1 और m2 इज प्रोपोर्शनल टू Z2। ओके, ये दोनों आपस में क्या हो गए, प्रोपोर्शनल। कैसे हो गए, तो इस फॉर्मूले से। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन आपस में प्रोपोर्शनल हो गए, है ना। यही बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कही है ना। फेराडे ने अपने जो सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के अंदर ये दोनों बातें जो यहाँ मैंने नोट की है वो यहाँ पर लिखी हुई है ना। क्या बात लिखी हुई है, एक बार ध्यान से देखना, है ना। उसको एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल आराम से देखिए कि m1 हमारा कौन है, जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो। ओके, और Z1 हमारा कौन है, तो जो एलिमेंट जिसका मास डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट, है ना, या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये हमारा होता है Z1। ओके, तो कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो जो एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा है उसके इक्विवेलेंट वेट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फेराडे का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, है ना। क्या लिखा हुआ है इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, ध्यान से देखिए कि द लॉ स्टेट दैट व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सेवरल इलेक्ट्रोलाइट, जब सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी यदि हम पास कर रहे हैं थ्रू सेवरल इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब सेम क्वांटिटी की जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करते हैं तो क्या होता है, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड आर प्रोपोर्शनल, जो मास जो डिपोजिटेड हो रहा है ना, जैसे m1 और m2, वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू देयर रिस्पेक्टिव केमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो ये मास जो डिपॉजिट हो रहा है ना, m1 और m2,
वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो ये जो एलिमेंट जो डिपॉजिट हो रहा है उसके इक्विवेलेंट वेट है ना, इक्विवेलेंट वेट के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये हमारा कौन सा लॉ हो गया? फैराडे का सेकेंड लॉ। ओके, तो यहाँ पर फैराडे का सेकेंड लॉ हमारा क्लियर होता है। यदि इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो इस तरीके से इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उसके अंदर किस प्रकार की रिएक्शन होती है, उसको क्लियर किया। उसके बाद हमने पढ़ा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उससे रिलेटेड हमारे फैराडे के फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकेंड लॉ। ओके, दोनों को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। ओके।